हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। आज हम प्रैक्टिस सेट फिफ्थ करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का। ऑलरेडी हमने चार प्रैक्टिस सेट करके रख चुके हैं और आज हम फिफ्थ करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिफोर द सीटेट एग्जाम, ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following can be considered as contribution of Kohlberg theory? अब कोलबर्ग थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बारे में पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यू करने से काम नहीं चलेगा, आपको थ्योरी भी जाननी जरूरी होगी। तो कोलबर्ग ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि बच्चा तीन लेवल से और 6 स्टेजेस से गुजरता है। और 3 लेवल कौन कौन से थे? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। आपके 3 स्टेजेस थे, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। ये सेकेंड स्टेज लेवल है। तो ये कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में बताना है कि उनकी थ्योरी क्या थी, क्या बताती थी। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। सेकेंड, द थ्योरी हैज इलैबोरेटेड टेस्टिंग प्रोसीजर। कोई टेस्ट किया था? नहीं। इट एस्टैब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन। मतलब मोरल रीजनिंग का मतलब क्या है कि एक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्या सही है क्या गलत है, तो उसको समझते हुए एक्शन लेना। या हिज बिलीव इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफर। तो क्या चिल्ड्रन मोरल फिलोसफर होते हैं? तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका क्या है? His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity। मतलब cognition क्या होता है कि हमारी ability to think, हमारी ability to gain knowledge, ठीक। तो जो हमारा cognitive development है, ठीक, और जो हमारा moral maturity है, ये दोनों के बीच का क्या एक रिलेशन बताया है कि बच्चे का दिमाग, मतलब बच्चा सोचता है, समझता है, तब चीजों को आगे समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये थ्योरी ने क्या बताया है? एक एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। अब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर साहब ने दी थी। इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो उन्होंने 8 तरीके की बताई थी कि केवल एक इंटेलिजेंस नहीं होती है, पूरी 8 इंटेलिजेंस होती है। जिसमें इन्होंने बताया था स्पेशल, बॉडीली, काइनेस्टिक, म्यूजिकल, ये सारे तरीके इन्होंने बताए थे अपने इस थ्योरी में। और इन्होंने कहा था कि जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, दे डोंट हैव जस्ट एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बट दे हैव मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके बारे में इन्होंने बात की थी। तो जो हमारा ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड। ऐसा है कि इंटेलिजेंस को रैपिडली एक्सेलरेट कर देते, ये थ्योरी ऐसा बताती है? नहीं। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड। बिल्कुल सही, जो हमारे इंटेलिजेंस है वो सेवरल काइंड का है। हॉवर्ड गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया था इसमें। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। ऐसा है? नहीं। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी। नहीं। तो हमारा जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बताती है वो ये बताती है, जो इंटेलिजेंस होता है हमारा वो सेवरल काइंड का होता है। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation? अब continuous and comprehensive CCE के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले ये जो हमारा CCE है ये स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ असेसमेंट है, इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE। ये हमारा क्या है? स्कूल परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं? टाइम टू टाइम एट राइट टाइम क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं, ताकि जो भी शॉर्टकमिंग्स हो उसको हम फाइंड करके उस चीज को दूर कर सके, ठीक। तो कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किसके तहत दिया गया है? राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया के तहत दिया गया है, ठीक। और इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि क्या सीसीए में नहीं है, क्या इस चीज में नहीं, सीसीए के बारे में क्या चीज गलत है। तो ऑप्शन देखिए, इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट। बिल्कुल सही। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, सॉरी यहाँ पे, ठीक, लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है। बिल्कुल सही, तभी तो हम बच्चों को अच्छी तरीके से, सही तरीके से इवैल्यूएट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इट फोकसेस ऑन चाइल्ड अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज। बिल्कुल सही। हम सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस ना करके ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ताकि कहीं से भी किसी भी तरीके की गलती ना हो।
और नेक्स्ट लास्ट देखिए, इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन टू, ऐसा है कि केवल लेबल करने के लिए चिल्ड्रन को काम आता है कि बच्चा कौन स्लो है, पुअर, इंटेलिजेंट है, नहीं। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ। फोर्थ विल बी राइट आंसर, दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिफ्टनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, भाई अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है तो उस चीज को कैसे हम बताएंगे कि वो मतलब क्या चीज, क्या फैक्टर उसके लिए इम्पोर्टेंट है या रोल प्ले किया है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सेकंड आर रिसोर्स रिच एनवायरमेंट, थर्ड सक्सेसफुल पेरेंट्स, एंड फोर्थ डिसिप्लिन रूटीन। तो हमने ये बताया था, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो दो चीजों पर डिपेंड होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट में डिपेंड होता है। दोनों के इंटरेक्शन से, दोनों के इंटरप्ले से ही क्या बच्चा कैसा है कैसा नहीं है वो चीज डिपेंड करता है। तो गिफ्टेड चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं आपके इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following ways is not suitable way to help hyperactive children to learn? मतलब ऐसा कौन सा वेज, मतलब मेथड है जो सुटेबल नहीं है एक हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को सिखाने के लिए, मैनेज करने के लिए। देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ब्रेकिंग अप टास्क इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल सेगमेंट, ये होना चाहिए ताकि बच्चे इजीली अपने काम को कर पाए और सोच समझ के अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, उनको डिफरेंट एक तरीका ना देके डिफरेंट डिफरेंट तरीका देना, ये भी बिल्कुल सही है। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, बिल्कुल सही, हम क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को देना चाहिए ताकि बच्चा सिर्फ दिमाग ना लगा सके लेकिन पूरी ओवर बॉडी उसकी काम करे। लास्ट देखिए, रिपेयर रेप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस। रेप्रीमेंडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी को ये चीज बोलना कि आपने कोई गलत काम किया है, ठीक, टू टेल समबडी दैट ही और शी हैज डन रॉन्ग। तो हमें अगर हम ये चीज बच्चों को बताएंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, एकदम रेस्टलेस हो जाएगा और अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसके दिमाग में रहेगा मेरी वजह से ये हुआ। तो ये विल बी रेप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following does not describe ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? मतलब ऐसे कौन सा वेज जो बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहला देखिए ऑप्शन, डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक, इससे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या इंप्रूव होती, क्या एनहांस होती है, बाय डिस्कसिंग योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक वाइल सॉल्विंग समथिंग, बिल्कुल सही, कि कैसे आप किस चीज को क्या कैसे सॉल्व करोगे उस चीज पे ऑनेस्ट रहना, ठीक, कोई गलती हुई है उस चीज को एक्सेप्ट करना। या नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यूज वोकैबुलरी लाइक थिंक आइडियाज ट्रायल एंड डिफरेंट है, वोकैबुलरी को यूज करना ये भी बहुत अच्छा तरीका है ताकि आप मतलब बच्चा अपने दिमाग को चला पाए, आइडियाज को और डिफरेंट डिफरेंट आंसर को एक्सप्लोर कर पाए, तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन देखिए, आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर। अब कन्वर्जेंट आंसर मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना या ढूंढना, ठीक। तो इस तरीके से क्या बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगा, क्या टीचर उस चीज को शेयर कर सकता है? तो राइट आंसर विल बी आपका फोर्थ, आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर, मतलब एक स्पेसिफिक आंसर के का क्वेश्चन पूछना बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नहीं डेवलप करता, बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं डेवलप कर पाता है, नहीं सोच पाता है कि किस तरीके से हम किस तरीके से और प्रॉब्लम को इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a 3-year-old child explained that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offer the best explanation of the child understanding? मतलब एक 3 वर्षीय बच्चा है जो मिल्क बूथ को देख के ये कहता है कि ये मशीन है जहां से मिल्क हमको मिलेगा। तो इससे क्या बच्चे का क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या आप बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हो कि उसके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है? ऑप्शन देखिए, अ चाइल्ड हैज लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, क्या ऐसा है कि बच्चा सही तरीके से एक्सपोजर नहीं कर पाया है वर्ल्ड को, या a child answer is based on his or her experience of buying milk from milk booth, क्या ये हो सकता है? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, the child has never seen cow, कभी गाय को देखा ही नहीं है, क्या ये हो सकता है? या the child family does not offer stimulating environment to the child, क्या ऐसा है कि फैमिली एक्सपोजर नहीं कर रही है, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे रही है? तो ये सब ऑप्शन गलत है। जो सही आंसर है कि बच्चा जो भी बोलता है वो आपने पढ़ा होगा
जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट में, कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई वो स्कीमा प्रेजेंट होता है ताकि वो अपने फ्यूचर के इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो बच्चे के कहीं ना कहीं ये पास्ट एक्सपीरियंस में रहा होगा, तभी बच्चे ने ये चीज बोली है। तो बच्चा का जो एक्सपीरियंस है अबाउट द मिल्क बूथ, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे ने क्या किया है, रेस्पॉन्ड किया है। तो आंसर विल बी सेकंड, द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग? ऐसी कौन सी क्लासरूम है जहां रिच लर्निंग को इनकरेज किया जा सकता है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, a classroom with variety of material displayed in the class beyond the reach of children so that the material lasts longer। मतलब ऐसी क्लासरूम जहाँ पे मटेरियल रख दिया गया जहाँ बच्चा पहुंच नहीं सकता, देख नहीं सकता, ले नहीं सकता, ताकि वो मटेरियल सुरक्षित रहे। तो ये आंसर ही गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। सेकंड देखिए, अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। तो ऐसा ऐसा है कि मतलब हमें एक ओपन एक्टिविटी, एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि जहाँ बच्चा खुल के चीजों को कर पाए, देख पाए, चीजों को एट एनी टाइम एक्सपोजर कर पाए। तो ऐसा क्लासरूम होना चाहिए, ये ऑप्शन हो सकता है। और ऑप्शन देख लीजिए, अ क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज मटेरियल, सिर्फ नीटली ऑर्गेनाइज मटेरियल से और वंस इन अ वीक आपको वो चीजें को एक्सप्लोर करने को मिले, तो ये चीज नहीं है। अ क्लासरूम विद स्ट्रक्चर प्लान लर्निंग, नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे एक स्ट्रक्चर प्लान लर्निंग से कोई भी बच्चा नहीं सीख पाता है सही तरीके से। तो आंसर विल बी अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following best describe the role of textbook in the class? टेक्स्ट बुक जो सबके जीवन में अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उस टेक्स्ट बुक को हम बेस्ट डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो ऑप्शन देखिए, दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। क्या ऐसा है कि वो एक रिसोर्स है, रेफरेंस मटेरियल है? नेक्स्ट देखिए, दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस स्टेट एंड नेशन, एक होमोजीनियस वो स्टेट को मेंटेन करना। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, क्या एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है? या दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन रिसोर्स स्टाफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि रिसोर्स के अभाव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स है। तो राइट आंसर विल बी दे आर दी वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक रेफरेंस मटेरियल है जो कि क्लास में अवेलेबल है। सिर्फ सभी चीजें बुक से नहीं सीखी जाती है, लेकिन हाँ, बुक हम टेक्स्ट बुक हम बहुत कुछ सिखाती है, जो कि हमारे सीखने की प्रतिक्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रिसोर्स है। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ मोरालिटी। तो इसमें कौन से आपके किस लेवल में आएगा, इस चीज को बताना है। तो लेवल पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है आपका, प्री कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल होता है, पोस्ट कन्वेंशनल होता है, फॉर्मल नहीं होता। अब प्री कन्वेंशनल क्या कहता है कि जहाँ पे पनिशमेंट के डर से काम करता है या रिवॉर्ड के डर से काम करता है। वो कन्वेंशनल में क्या होगा, ये तीसरी स्टेज में क्या होता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला, जहाँ पे बच्चा दूसरों के अकॉर्डिंग, अपने आप को प्रूव करने के अकॉर्डिंग काम को करता है। तो ये आपका गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली सिचुएशन है, ठीक। ये जो आपका स्टेज है, यही स्टेज पूछ रहा है कि जब बच्चा अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को काम करता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, गुड बॉय एंड गुड गर्ल आपका कहते हैं, जो मोरालिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है बच्चों के अंदर, उसको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं? बाय फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब बार बार बच्चा उस चीज को रिपीट कर रहा है, रट रहा है, क्या उससे कर सकते हैं? नहीं। इनकरेजिंग फिक्स प्रोसेस, क्या फिक्स प्रोसेस को मतलब एक फिक्स प्रोसेस इसी से सॉल्व होगा, क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व होगा, ऐसा इनकरेज करके नहीं। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज हो सकता है। लास्ट ऑप्शन देखिए, जनरेटिंग फियर अमंग, नहीं, फियर जनरेट करेंगे। तो राइट आंसर विल बी इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। एनालॉजीज का क्या मतलब होता है, कंपेयर करना दो चीजों में। मान लीजिए बच्चे के आगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई और बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज को दो ऑप्शंस आ गए, किस तरीके से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। तो उस दो ऑप्शंस में वो क्या करेगा, उस चीज को कंपेयर करेगा, कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों को इस चीज में हमें क्या करना है, इंकरेज करना है, ताकि वो एनालॉजीज को ज्यादा से ज्यादा यूज करे। तो राइट आंसर विल बी 4।
सॉरी थर्ड। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग। अब बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या है, ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे बच्चा अच्छे से सीख सकता है? या पहला ऑप्शन देखिए, हाई अरोजल और हाई फियर। अरोजल मतलब क्या होता है कि बच्चा बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक है, तो बहुत, अगर बहुत उत्साह में है और बहुत ज्यादा डर में, तो क्या सीख पाएगा? नहीं। लो अरोजल और हाई फियर, ज्यादा फियर है लेकिन उत्साह एकदम नहीं है, कम है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मॉडरेट अरोजल और नो फियर। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बच्चा चीजों को सीख सकता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं उसके दिमाग से चीजें जा रही हो, और डर में नहीं है, तो बच्चा क्या होगा, सीखेगा चीजों को। तो राइट आंसर विल बी थर्ड, ये नो अरोजल नो फियर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग। ऐसा कौन सा बिलीव है जो सीखने के लिए अच्छा है? एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। एबिलिटी क्या है, जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी हमारे अंदर है, वो उसको हर टाइम हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। या एबिलिटी इज फिक्स्ड, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, वो फिक्स्ड है। या एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, या कोशिश कोई भी बदलाव नहीं लाती है। या फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, मतलब जो भी फेलियर चल रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। हमेशा हमें ये सोच रखनी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं। आज किसी ने किया है तो ऐसा नहीं कि हर कोई चीजें एक परफेक्ट फॉर्म में नहीं रहती, आप हमेशा कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि उसको पीछे छोड़ जाए। तो एबिलिटी इज इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर विल भी होगा वन। Which of the following is a state of moral development proposed by Lawrence Kohlberg? moral development की कौन सी स्टेज लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रपोज की है? लेटेंसी स्टेज? नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन? या तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इंडस्ट्री आपका इंफीरियर स्टेज? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज। यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे मतलब अपने प्रिंसिपल्स वगैरह पे ध्यान देता है। अगर मतलब कि सही गलत कितनी समझ होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, गिविंग cues to children and offering support as and when needed is an example of। ये आप मतलब बच्चों को आप क्यूज दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो सपोर्ट, ये किसका एग्जांपल है? रीइंफोर्समेंट का नहीं, किसी चीज को नहीं, कंडीशनिंग का नहीं, मॉडलिंग का नहीं, ये हमारा क्या है, स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल है। स्कैफोल्डिंग जहाँ पे आप एमक्यू के द्वारा टेम्परेरी हेल्प लेते हो ताकि आप अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट में पहुंच सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in a situation of less participation of student belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should, मतलब ऐसे बच्चे जो बैकवर्ड क्लास के हैं, डिप्राइव ग्रुप है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं चीजों में, तो ऐसे केस में बच्चे को, टीचर को किस तरीके से क्या करना चाहिए? सबसे पहला, आज द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, ऐसा नहीं उनको निकाल देंगे। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, मतलब उनको, उनके लिए कुछ करना ही नहीं है, उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है, मतलब जो सिचुएशन है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है, ये भी गलत है। लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट, मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखना। नहीं। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव इन स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब हमें अपनी टीचिंग पे ही रिफ्लेक्ट करना है ताकि, और हमें उनके इन्वॉल्वमेंट के तरीके ढूंढना है कि कैसे हम बच्चों को अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain reward, मतलब बच्चे को ये बार बार बोलना है कि आप इस एक्टिविटी में एंगेज हो ताकि बच्चा पनिशमेंट को या फिर अवॉइड कर सके या रिवॉर्ड को ले सके, तो ये क्या है आपका? इट विल डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्या ये डिक्रीज कर देगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या इंक्रीज कर देगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन? या वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, क्या ये करेगा? या डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग? तो राइट आंसर विल बी डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। क्यों? क्योंकि अगर हम बच्चे को बार बार एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए एक लालच देके या पनिशमेंट देके इस तरीके से एंगेज करेंगे, तो बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट जो होगा, जो नेचुरल इंटरेस्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। ये कोई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं है,
यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान देनी है कि बच्चों को हमें उनका नेचुरल इंटरेस्ट हमको नहीं गंवाना है। ठीक, हमेशा अगर हम पनिशमेंट और रिवॉर्ड से काम कराएंगे तो वो काम नहीं चलेगा। तो राइट आंसर विल बी डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल, मतलब बच्चों को एग्जांपल और नॉन एग्जांपल देने से क्या होगा, इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल चेंज मतलब जो बच्चों के दिमाग में जो उनकी थिंकिंग चल रही है, जो एबिलिटी टू थिंक चल रही है, उसमें क्या चेंजेस करने में हेल्प करेगा, या लीड्स टू कंफ्यूजन इन द माइंड, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, या कॉजेस गैप इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, एक गैप क्रिएट करेगा, या फोकस ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज, मतलब प्रोसेस वाला नॉलेज पे कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से फॉलो करना है rather than कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इससे क्या होगा, अगर हम बच्चों को एग्जाम्पल देके या नॉन एग्जाम्पल देकर चीजों को समझाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो बच्चे के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल चेंज होता है उसको हम इंकरेज करते हैं, उनके कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को कह सकते हैं कि शेप करते हैं, उनको और एक राह दिशा दिखाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इज एन इफेक्टिव वे टू इंकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following are the example of secondary socialization agency। सबसे पहला प्राइमरी की अगर हम बात करें तो हमारा फैमिली नेबरहुड हमारा किस में आ जाता है, आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इन्फेंसी और चाइल्डहुड के फेज में फॉलो होता है, यहाँ से हम सीखते हैं, समझते हैं चीजों को स्टार्टिंग फेज में। तो फैमिली एंड नेबरहुड विल बी प्राइमरी। ठीक, तो ये नहीं होगा। फैमिली एंड मीडिया विल बी, फैमिली इज प्राइमरी एंड मीडिया इज सेकेंडरी। नेक्स्ट देखिए, स्कूल एंड मीडिया, स्कूल एंड मीडिया इज द सेकेंडरी आपका एजेंसी, सेकेंडरी एजेंसी है। तो राइट आंसर विल बी 3rd। यहाँ पे आपका नेबरहुड आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी स्कूल एंड मीडिया। मीडिया ये आपका क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। नेक्स्ट देखिए, 20 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जो हम लर्निंग के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग हम चीजों को समझते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं, ताकि कोई ड्रॉबैक हो उस चीज को हम फीडबैक के थ्रू सही कर पाए। तो वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या चीजें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आएंगी। तो देखिए, ये an assessment given at the beginning of the new concept to determine student prior knowledge, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ बच्चों को प्रायर नॉलेज को करंट नॉलेज से रिलेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, an assessment given during the class to provide ongoing feedback to students and teacher, बिल्कुल फीडबैक देते हैं। ठीक, then an assessment task that is helpful in comparing student as per standard set of criteria। क्या ये हो सकता है कि हम यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए चीजों को कि हम फीडबैक देने के लिए, तो ये हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, असेसमेंट यूज्ड टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन इन स्टूडेंट लर्निंग, बिल्कुल सही। बच्चों के मिसकंसेप्शन मतलब ऐसी चीज जो बच्चों के लर्निंग में रुकावट डाल रही है, उसको पहचानना और ठीक करना। तो राइट आंसर विल बी एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। हम कंपैरिजन की बात नहीं करते, हम ऐसा काम नहीं करते फॉर्मेटिव असेसमेंट जहाँ पे बच्चों को कंपेयर करें। हमें क्या करना है, सिंपल उनको उनके लर्निंग को डिटरमाइन करना है, फीडबैक लेना है, क्या क्या कमी आ रही है, क्या शॉर्टकम्स आ रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना है। तो राइट आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following type of question can help assess a student ability to evaluate information critically। इसमें हमें क्वेश्चन बताना है जहाँ पे बच्चों का क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो सके दिमाग का। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दैट आस्क सिंपल डेफिनेशन ऑफ टर्म। सिंपल डेफिनेशन आपने पूछ ली तो बच्चा क्या दिमाग लगाएगा, ये नहीं होगा। आस्किंग क्वेश्चन दैट आस्क फॉर क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन, बच्चों का पर्सनल ओपिनियन पूछना हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जांपल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, ऐसा एग्जांपल पूछना ताकि टेक्स्ट को वैलिडेट कर किया जा सके। या क्वेश्चन दैट आस्क फॉर समरी ऑफ अ टेक्स्ट, बच्चों को पढ़ाया है जो टेक्स्ट है उसकी समरी पूछ लेना। तो राइट आंसर विल बी द क्वेश्चन दैट आस्क विल द स्टूडेंट ओपिनियन, मतलब पर्सनल ओपिनियन। यहाँ पे बच्चे का दिमाग काम करेगा कि उसका खुद का ओपिनियन का, कहीं से रटा हुआ एग्जाम्पल नहीं, कहीं से रटे हुए डेफिनेशन नहीं, कोई समरी नहीं। तो यहाँ पे बच्चे का खुद का अपना क्या ओपिनियन है, बच्चा क्या सोचता है, उस चीज को हमें क्या करना है, पूछना है, ताकि बच्चे अपने उनके जो इंफॉर्मेशन क्रिटिकली अपने आप को इवेलुएट कर सके। तो राइट आंसर विल बी 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फॉलोइंग डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। अब कॉग्निशन क्या है, आपकी एबिलिटी टू थिंक, और इमोशन क्या है, जो भी आपका फियर, लव, अफेक्शन, जो भी आप इमोशन फील करते हो, तो ये कैसे, मतलब क्या रिलेशनशिप है। तो कॉग्निशन एंड इमोशन आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम, क्या दोनों इंडिपेंडेंट हैं, या इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट, क्या एक दूसरे पर निर्भर है, या कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कॉग्निशन इमोशन को इफेक्ट करता है लेकिन इमोशन कॉग्निशन को नहीं, एंड इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। वही चीज इमोशन कॉग्निशन को इफेक्ट करता है लेकिन कॉग्निशन इमोशन को नहीं। तो आपको बता दे, अगर हम मान लीजिए अगर हम फियर में रहे, लव में रहे, फिक्शन में रहे, बहुत ज्यादा डर में रहे, तो हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है। ठीक, दिमाग आप सही आंसर भी नहीं ले पाते हो, कहीं सिचुएशन में, कहीं ऑप्शन में सही काम नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका इमोशनल फैक्टर वो आपके कॉग्निटिव फैक्टर पे कहीं ना कहीं क्या, दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में दोनों ही सहायक है। तो राइट आंसर विल बी इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज प्राइमरी क्लासेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो प्राइमरी क्लासेस में इज फैसिलिटेटेड बाय, पहला ऑप्शन देखिए, व्हेन टीचर यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल रिफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब आप समझ सकते हो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, सिंपल से आपका डिफिकल्ट की तरफ जाना, या आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाना, क्या ये सही है। नेक्स्ट, व्हेन टीचर स्ट्रेस अपॉन एंड इम्पोज द यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, क्या फोर्स करती है, टीचर इन्फोर्स करती है कि यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, ये नहीं होगा। व्हेन टीचर इग्नोर एंड डिसमिस, इग्नोर मदर टंग को इग्नोर कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। चेक, एंड व्हेन टीचर बिगिंस फ्रॉम साइन एंड सिंबल रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, मतलब साइन बताना रेदर देन यूजिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे क्या करना है, व्हेन टीचर यूजेस कॉन्क्रीट एग्जांपल टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब सिंपल टू स्पेसिफिक की ओर लेके जाना, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर लेके जाना, यहाँ पे बोलते हो कॉन्क्रीट एग्जांपल्स टू रिफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है, कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहला, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड, तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, तो ये गलत है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कंपटीशन विद अदर, कंपटीशन की भावना से जो मोटिवेशन आए वो, या मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द फियर और पनिशमेंट, जो फियर और पनिशमेंट है। अच्छा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा अपनी चीजों को, मतलब उनका खुद से करने का मन करता है, वो बच्चा एंजॉय करता है, खुश रहता है। ठीक, कोई बाहर से कोई नहीं हो तो कोई रिवॉर्ड की तरह या कंपटीशन नहीं, वो खुद अपनी इच्छा से वो काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन राइट होगा वो है सेकेंड, कि मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। ठीक, तो ये अपना राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग अभी मैंने बताया टेम्परेरी हेल्प होती है किसी भी तरीके से, जब आप बच्चे की हेल्प करते हो ताकि बच्चा अपने कह सकते हो पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। तो ये ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। थिंक अलाउड, मतलब आप चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रीड करना ताकि बच्चे को गाइड कर सके। ठीक, या प्रॉम्प्ट एंड क्यूज, प्रॉम्प्ट एंड क्यूज मतलब ऑप्शंस देना, हिंट देना, क्वेश्चंस पूछना, हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल देना, आधा सॉल्व करके आधा देना ताकि बच्चे उसको भी, या रूट रिहर्सल मतलब रटना, तो रटना नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। ठीक, थिंक लाउड, प्रॉम्प्ट एंड क्यूज, क्वेश्चंस, हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल, तो राइट आंसर विल बी थर्ड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज, मतलब बच्चे का ग्रॉस मोटर स्किल, उनके लार्ज मसल्स पहले डेवलप होते हैं फिर उसके बाद फाइन मसल्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, आपने प्रॉक्सिमल डिस्टल में पढ़ा होगा, बच्चे का सबसे पहले क्या होता है, सेंटर डेवलप होता है, फिर उसके बाद उनके आउटर बॉडी पार्ट्स, हैंड, फिंगर, ये सब डेवलप होते हैं। तो जो एक सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी वो पहले डेवलप होता है, इस चीज को प्रॉक्सिमल डिस्टल कहते हैं, मतलब लार्ज मसल पहले डेवलप होंगे फिर उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स बाद में। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल विल बी राइट आंसर, तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक in her leg while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out
एट व्हाट स्टेज ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजन लाइक दिस। मतलब एक गेम खेलते हुए रोप से बच्चा गिर जाता है, उसके रोप में फंस जाता है, तो बच्चा बोलता है कि रोप ने जानबूझ के उसको गिरा दिया। तो इस चीज को जीन पियाजे की थ्योरी में कौन से स्टेज में ये फिट बैठेगा, बच्चा किस स्टेज में है? तो कॉन्क्रीट में, फॉर्मल में, सेंसरी में, प्री ऑपरेशन में। आपको सीक्वेंस याद होगा, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी में आपने देखा होगा बच्चा यहाँ पे सेंसस से सीखता है, प्री ऑपरेशनल में बच्चे के अंदर एनेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, यहाँ पे बच्चा यहाँ पे बच्चा क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग प्रिटेंड करने लगता है। ठीक, जैसे गुड्डे को खाना खिलाना या किसी चीज से गिर जाना तो उसको मारना कि इसको चोट लग जाए। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो बच्चा है वो रोप को क्या कर रहा है, लिविंग थिंग कंसिडर कर रहा है कि उसने जानबूझ के गिरा दिया। तो राइट आंसर विल बी प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशो कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग एडवोकेट्स दैट। जो सोशो कंस्ट्रक्टिव व्यू है जहाँ बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, तो ये लर्निंग एडवोकेट्स क्या करती है? पहला ऑप्शन देखिए, जो लर्नर रिसीव नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर, मतलब पैसिवली, एक्टिवली नहीं, पैसिवली रिसीव कर रहा है नॉलेज को, तो ऐसा नहीं है। लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही, लर्नर जो होता है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। और ऑप्शन देख लीजिए, इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। अच्छा, लर्निंग सिर्फ लेक्चर से या एक्सप्लेन करने से ही नहीं होती है इफेक्टिव लर्निंग, या इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल करना और रिहर्सल करने से इफेक्टिव लर्निंग नहीं होती। तो राइट आंसर विल बी लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। तो सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। जो बच्चे को ऑटिज्म है वो उस बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? तो पहला ऑप्शन देखिए, सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट। क्या उनके अंदर एबिलिटी होगी कि फिक्शंस को फैक्ट से अलग कर सके? या एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन हो। ठीक, या फ्रीक्वेंट रेपिटेटिव रिकरिंग बिहेवियर, या हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो जो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंट और रिकरिंग बिहेवियर होता है, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, सेम तरीके से बिहेव करता है। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऑटिज्म के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। इसमें से कौन सा प्रोसेस ये लर्निंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? सबसे पहला आप देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ये करेगा। कैटेगराइज करना करेगा। कॉन्सेप्टलाइजेशन करना, समझना चीजों को करेगा। लेकिन डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं करेगा, किसी चीज को रिमूव कर देना, रिमूव फ्रॉम द कंटेंट, ये चीज नहीं करेगा। तो राइट आंसर विल बी आपका 4। तो जो लर्निंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वो क्या है, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ये चीज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, और ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन ही एग्जाम में आने वाले हैं। इसी तरीके से मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।